Hello and welcome to today's class. I am Dr. Neeti Rathor, author of the website chempandit.com, जिसके YouTube चैनल पे आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं। हमने शुरू किया था इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का चैप्टर इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक ऑफ एनालिसिस और इसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें 3 तरह की पढ़ना है, यानी 3 तरह की हमारी सिलेबस में है। फर्स्ट टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकेंड टाइप भी हमने पढ़ लिया है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड वाला हम पढ़ेंगे आज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन शॉर्ट इट इज नोन एज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ बेसिकली एक प्रोटॉन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है ये थोड़ी डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स, क्योंकि ये वही कंपाउंड शो कर पाते हैं जिनके पास एक ऑड प्रोटॉन हो। यहाँ पर ऑड प्रोटॉन होने की रिक्वायरमेंट है, तो वही कंपाउंड शो कर पाएंगे। और क्योंकि ये प्रोटॉन पर बेस्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसीलिए इसे प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं या प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है यूवी विजिबल में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं, क्योंकि यहाँ एनर्जी कम होती है। इसी तरह से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रोटॉन्स फ्लिप करते हैं, यानी रेडियो वेव रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करके प्रोटॉन फ्लिप करता है। फ्लिप करने का मतलब है कि प्रोटॉन लोअर एनर्जी स्टेट से रेडियो वेव्स को अब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है और फिर उसी को रिलीज करके वापस आ जाता है। दिस इज नोन एज फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। So, NMR spectroscopy basically can be defined as study of absorption of radio frequency radiation by a nuclei in a magnetic field. यानी एक न्यूक्लियाई जो ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये न्यूक्लियाई के ऊपर अगर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस इरेडिएट करें, है ना, उस पर डालें, तो उसका एब्जॉर्ब करके न्यूक्लियाई किस तरह से बिहेव करेगा या कितना इसका एब्जॉर्प्शन होगा, कैसे एब्जॉर्ब करेगा, यही स्टडी करते हैं हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में। न्यूक्लियर लेवल पर स्पिन में क्या चेंज होता है वो यहाँ पे स्टडी किया जाता है। स्पिन चेंज अकर होता है जब रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एक न्यूक्लियस जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा और इसको समझने के लिए हम इसे ऑलवेज रिमेंबर, एक बात और आपको याद रखनी है, ऑलवेज रिमेंबर, हर कंपाउंड यूवी विजिबल IR और NMR स्पेक्ट्रा शो नहीं करता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करे या IR एब्जॉर्ब करे या रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, हर कंपाउंड की अलग अपनी प्रॉपर्टी होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। कोई कंपाउंड बहुत अच्छे तरह से IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, कोई कंपाउंड ज्यादा एब्जॉर्ब करता है यूवी विजिबल लाइट्स को, और कोई करता है रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज को। ठीक है, और स्पेशली NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी तो वही कंपाउंड शो करता है जिसके पास एक ऑड प्रोटॉन हो। ये बहुत जरूरी है, इसको हमेशा याद रखिए। एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम जिसे हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, प्रोटॉन का एक जो न्यूक्लियस है वो एक स्पिनिंग बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। किसी भी दूसरे स्पिनिंग चार्ज बॉडी की ही तरह हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस भी, क्योंकि वो स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस पर, इसलिए वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है बेसिकली वो डील करता है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके और हाइड्रोजन न्यूक्लियस के मैग्नेटिक एनर्जी के बीच इंटरैक्शन को ये स्टडी करता है, जब इन दोनों को ही एक एक्सटर्नल स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एक बार और बताती हूँ। एक तरफ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आप मान लीजिए कि एक प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन जो ऑलरेडी स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस पे, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में इस प्रोटॉन को हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और उसी वक्त हम इसके ऊपर रेडियो वेव्स रेडिएट करें, तब ये जो रेडियो वेव्स आपने इस पे रेडिएट की हैं
इनके मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियाई की है ऑलरेडी, इनके बीच कैसे इंटरेक्शन होगा एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, ये हमें देखना है। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है कि यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो 3 मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। एक तो प्रोटॉन की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है जो स्पिन करने के कारण जनरेट कर रहा है। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, जो इसके ऊपर रेडिएशन हम डाल रहे हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। और तीसरी जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हम ये पूरा सेटअप रख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 मैग्नेटिक फील्ड है देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी हाइड्रोजन न्यूक्लियस या दूसरा न्यूक्लियस इसकी मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन स्टडी करेगा। ये कब, जब इनको प्लेस किया गया है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। यहाँ पे क्या होता है, अगर एक प्रोटॉन को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये क्या क्या करता है, ये रेडियो वेव रीजन के सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर प्रोसेस करना शुरू कर देता है। ठीक है, और ये अब ये केपेबल हो जाता है, ये 2 तरह की ओरिएंटेशन ले सकता है। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है या तो ये उस फील्ड के साथ अपने आप को अलाइन कर ले, या फिर ये उसके अगेंस्ट अपने आप को अलाइन करे। ठीक है, इस स्टेज पर अगर हम रेडियो वेव रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इस पर रेडिएट करते हैं जिसकी एनर्जी है h न्यू, तब प्रोटॉन क्या करता है, प्रोटॉन इस रेडियो वेव्स को अब्सॉर्ब करके क्या करता है, या तो ये अलाइन हो जाता है ना, या तो ये अलाइन हो जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, या फिर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हुए अपने आप को उसके अपोज करते हुए अलाइन करता है। ठीक है, अब क्या है, अगर एक प्रोटॉन है और उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, इस कंडीशन में इस पोजीशन पे अगर हम इसके ऊपर रेडियो वेव्स डालते हैं, रेडियो वेव्स से इसको रेडिएट करते हैं, ऐसे रेडियो वेव्स जिनकी एनर्जी है h न्यू, तो ये जो प्रोटॉन है इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो ये अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर ले, या उसके ऑपोजिटली उसको अलाइन करे। ठीक, या तो उसको अपोज करे। ठीक है, तो प्रोटॉन या तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर सकता है या उसको अपोज कर सकता है। 2 पोजीशंस हैं इसकी। ठीक है, तो जिस पोजीशन में ये अपने आप को अलाइन करता है वो होता है लो एनर्जी स्टेट, और जिस पोजीशन में ये उसको अपोज करता है वो होता है हाई एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो प्रोटॉन ने क्या किया, रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चला गया, है ना। लो एनर्जी स्टेट यानी अलाइन कंडीशन से अपोज में चला गया और अपोज से वापस आ गया, रेडियो वेव्स जो उसने अब्सॉर्ब किए थे उसकी एनर्जी को वापस रिलीज करके। ठीक है, तो ये हाई एनर्जी ओरिएंटेशन से जब ये वापस लो एनर्जी में आता है एनर्जी लूज करके, या ये एनर्जी अब्सॉर्ब करके जब हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, इस ट्रांजिशन को कहते हैं फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इंट्रोडक्शन में कि यहाँ पर प्रोटॉन्स फ्लिप करते हैं, जैसा कि आप ये यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये है आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ने या तो अपने आप को ये अलाइन किया हुआ है, ये लो एनर्जी स्टेट है, और ये इसने अपोज किया हुआ है, ये हाई एनर्जी स्टेट है। ठीक है, ये बीच का एनर्जी गैप है जो कि h न्यू के बराबर है। ठीक है, तो प्रोटॉन अगर पहले इस पोजीशन में है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके इस वाली पोजीशन में चला जाएगा। ठीक है, और इस वाली पोजीशन पर ये एनर्जी को वापस लूज करेगा और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नीचे आ जाएगा, लो एनर्जी पोजीशन में। ठीक, इस ट्रांजिशन को कहते हैं फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन। सो ऑलवेज यू नीड टू रिमेम्बर, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रोटॉन्स का फ्लिपिंग होती है। ठीक है, तो इसीलिए जिस भी कंपाउंड के पास बाकी जो हाइड्रोजन्स हैं वो तो अपने पेयर्ड रहते हैं आपस में एक दूसरे से, अगर इसके पास एक सिंगल प्रोटॉन नहीं है, ऑड प्रोटॉन नहीं है, तो वो कंपाउंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी चाहिए ये ट्रांजिशन लाने के लिए,
या हम कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी चाहिए प्रोटॉन को फ्लिप करने के लिए, ये डिपेंड करती है एक्सटर्नल फील्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक है, तो ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है फॉर ब्रिंग अबाउट दिस ट्रांजिशन, यानी प्रोटॉन को फ्लिप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए है वो डिपेंड करती है एक्सटर्नल फील्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर। जितनी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी एक न्यूक्लियर मैग्नेट की कि वो लाइंड अप रहे, अलाइंड रहे विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और हायर उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन विल बी रिक्वायर्ड टू फ्लिप द प्रोटॉन टू द हायर एनर्जी स्टेट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही ज्यादा एक प्रोटॉन की टेंडेंसी होगी कि वो मैग्नेटिक फील्ड से अलाइंड रहे। ठीक है, और उतनी ही ज्यादा उसको रेडिएशन हमें देना पड़ेंगे, उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन चाहिए पड़ेगा इस प्रोटॉन को क्या करने के लिए, फ्लिप करने के लिए टू द हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, जितनी कम स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की उतनी ही कम, ठीक है, उतनी ही कम इंटेंसिटी से वो अगेंस्ट उसको अपोज करेगा और उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड होगी टू फ्लिप द प्रोटॉन। क्लियर? यहां पर हम जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दिस थिंग, म्यू इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, यहाँ म्यू क्या है, इट इज फ्रीक्वेंसी इन साइकिल्स पर सेकंड और हर्ट्ज, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है ये दिया हुआ है। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है गॉस में आपका H0, और ये है आपका न्यूक्लियर कांस्टेंट या गायरो मैग्नेटिक रेशो जिसकी वैल्यू है 26750। ठीक है, अपॉन 2 पाई, तो ये रिलेशन रहेगा, इतनी एनर्जी चाहिए है प्रोटॉन को फ्लिप करने के लिए। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि ये जो प्रोटॉन है, ये जो प्रीसेसिंग प्रोटॉन है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स की सिर्फ तभी जब इसकी खुद की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो सेम हो एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी बीम, तभी एब्जॉर्ब करेगा, ये कंडीशन है, अदरवाइज नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जब क्वांटम एनर्जी एच न्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैचअप कर जाएगी, यानी इक्वल हो जाएगी टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट्स एट द फील्ड स्ट्रेंथ H0, ठीक है, तब ही ये अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, और जब ऐसा होगा, जब इन दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी, तब हम कहेंगे कि प्रोटॉन एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी बीम ये दोनों रेजोनेंस में है। इसीलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा नाम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। यानी न्यूक्लियस जो है, हमें पता है न्यूक्लियस किसका है, प्रोटॉन का है, इसकी हम बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, ठीक है, 2-3 तरह के मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, और तीसरा टर्म जो आता है वो है रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस ये कंडीशन है जो मैंने आपको अभी बताई। और स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यहाँ से इसका नाम आता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी द नंबर ऑफ सिग्नल्स। नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या है? एनएमआर स्पेक्ट्रम में, जैसे हमने यूवी विजिबल में देखा है, वहां पर हमें पीक मिलती है, एब्जॉर्प्शन पीक, है ना। आईआर रेडिएशन में हमें एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिलते हैं। ठीक, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका जो स्पेक्ट्रम होता है इसमें हमें सिग्नल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इनको हम सिग्नल्स कहते हैं। ठीक है, अब कितने सिग्नल्स हमें मिलेंगे एक स्पेक्ट्रम में, ये डिपेंड करता है ऑन द सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन के जितने भी सेट हमारे पास हैं, बिल्कुल उतने ही सिग्नल मिलेंगे। सेट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर CH2 ग्रुप है तो 2 हाइड्रोजन है, अगर CH3 ग्रुप है तो 3 हाइड्रोजन है ना, CH है तो 1 हाइड्रोजन है। तो ये जो एक सेट है, अगर CH2 है तो 2 हाइड्रोजन, CH3 है तो 3 हाइड्रोजन, तो ये पूरा एक सेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी सेट होंगे जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कौन से, किसको कहेंगे? जो प्रोटॉन्स मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हैं, उन्हीं को हम केमिकली इक्विवेलेंट कहेंगे। अब मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हमें कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है, कोई भी प्रोटॉन
का अगर एटमॉस्फेयर सिमिलर है, एनवायरनमेंट सिमिलर है, तो ऐसा जो प्रोटॉन्स हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट माने जाएंगे। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स या सेट ऑफ प्रोटॉन्स जिनका सिमिलर एनवायरनमेंट है वो केमिकली इक्विवेलेंट होंगे एंड एट द सेम टाइम वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो सपोज दो सेट अगर हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के, तो दो सिग्नल मिलेगा स्पेक्ट्रम, एनएमआर स्पेक्ट्रम में। ठीक है, अगर सपोज बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं और सारे मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हैं, तो हमें सबका मिला के एक बड़ा सा सिग्नल मिलेगा, सिंगल सिग्नल। ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी काफी हाई होगी। ठीक, तो इस तरह से हमेशा ध्यान रखिए, नंबर ऑफ सिग्नल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या है? जो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हैं उन्हीं को हम केमिकली इक्विवेलेंट कहते हैं। मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट कौन से हैं? वो प्रोटॉन्स जिनका एनवायरनमेंट सेम है, सिमिलर एनवायरनमेंट में है, यानी वो सिमिलर ग्रुप से सराउंडेड हैं, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप से सराउंडेड हैं, तो वो हाइड्रोजन एटम्स या प्रोटॉन्स सिमिलर कहलाएंगे, इक्विवेलेंट कहलाएंगे। ठीक, और उसी के हिसाब से हमें सिग्नल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन, ये आपको दिख रहा है साइक्लोप्रोपेन। यहाँ आप देखिए दो हाइड्रोजन का सेट ये है, दो हाइड्रोजन का सेट ये है और दो हाइड्रोजन का सेट ये है। ठीक है, ये सभी हाइड्रोजन्स बिल्कुल सिमिलर एनवायरनमेंट में हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर हम इसको देखें तो ये वाले जो H2 हैं इनके आसपास कौन है? एक यहाँ पर भी CH2 ग्रुप है और एक यहाँ पर भी CH2 ग्रुप है। ठीक है, तो सिमिलर एनवायरनमेंट हो गया। सेकेंड वाला आप ये देख लीजिए, ये वाला, इसके आसपास भी दो CH2 ग्रुप हैं। ठीक है, अगर हम ये वाला हाइड्रोजन देखें या सेट ऑफ प्रोटॉन्स देखें तो इसके आसपास भी दो CH2 ग्रुप हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो इस कंपाउंड में जो 6 हाइड्रोजन हैं, 6 के 6 केमिकली इक्विवेलेंट हैं, यानी जो 3 सेट्स ऑफ प्रोटॉन हैं, ऑल 3 सेट्स आर इक्विवेलेंट। और जब ये तीनों इक्विवेलेंट हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक सिग्नल मिलेगा, ओनली वन। ठीक है, एक सिग्नल मिलेगा आपको, सिर्फ वन सिग्नल साइक्लोप्रोपेन में। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको नंबर दे सकते हैं। मान लीजिए कि इस कार्बन प्रोटॉन का नंबर दे दिया 1, इस प्रोटॉन का नंबर दे दिया 2, इस वाले को दे दिया 3 और इस वाले को दे दिया 4। ठीक है, तो नंबर 1 जो प्रोटॉन का सेट है उसको देखिए, उसके आसपास उसके इमीडिएटली कनेक्टेड क्या है? एक तो ये CH2 ग्रुप है और एक ये CH2 ग्रुप है। ठीक है, अगर आप नंबर 2 को देखेंगे तो उसके आसपास भी दो CH2 ग्रुप हैं। अगर नंबर 3 को देखेंगे, इसके आसपास भी दो CH2 ग्रुप हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर 4 सेट्स हैं। कितने हैं? टोटल 4 सेट्स हैं ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। क्योंकि चारों सेट्स इक्विवेलेंट प्रोटॉन के हैं, यानी 8 प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट हैं, तो यहाँ पर भी हमें एक सिंगल सिग्नल मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, 4 सेट्स हैं प्रोटॉन के पर चारों इक्विवेलेंट हैं, इसलिए आपको एक सिंगल यहाँ पर सिग्नल मिलेगा। क्लियर? नाउ लेट अस सी सम मोर एग्जांपल। तो कुछ और एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है, कुछ आपको कंपाउंड्स दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ सिंगल्स हमें कितने मिलेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला कंपाउंड देख लेते हैं, CH3OH। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल में आप देखिए कितने प्रोटॉन्स हैं, पहले तो कितने सेट हैं? एक सेट है आपका ये वाला और यहाँ पर एक ही है। ठीक है, तो ये दो प्रोटॉन के सेट हो गए। ठीक, अब आप देखिए ये जो 3 हाइड्रोजन हैं इनके एनवायरनमेंट में क्या है, इनके पास क्या है? OH ग्रुप है। ठीक है, तो इसका हो गया एक सिग्नल। और ये वाला जो प्रोटॉन है OH वाला, इसके पास है CH3 ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से इसका एनवायरनमेंट अलग है, इसका एनवायरनमेंट अलग है, दोनों प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट अलग है, इसलिए यहाँ पर दो सिग्नल्स मिलेंगे। ठीक है,
एक सिग्नल नहीं मिलेगा। इसके बाद आप सेकेंड वाला कंपाउंड देखो, CH3 CH2 CH3, ठीक है। इस वाले कंपाउंड में, कंपाउंड क्या है पहले तो ये बताओ। दिस इज प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन में कितने सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं? एक सेट है ये वाला H3, एक है H2, एक और है H3, ठीक है। अब ये जो बीच वाला H2 है, ठीक है, हम इसकी बात कर लेते हैं। इसको हम नाम भी दे सकते हैं, सपोज ए सेट है ये। तो इस CH2 के एक तरफ CH3 है और दूसरी तरफ भी CH3 है, यानी इनका एनवायरनमेंट जो है वो उसका सेम है, ठीक है। एक सेट ऑफ प्रोटॉन ये हो गया। उसके बाद हम इसका जाते हैं, इसको हम ले लेते हैं बी। ये जो बी सेट ऑफ प्रोटॉन है, इसके बगल में क्या है? इसके बगल में CH2 है, ठीक है। उसके बाद ये जो सेट ऑफ प्रोटॉन्स है, इसके बगल में क्या है? इसके बगल में भी CH2 है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये जो है, इसको भी हम बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बी, क्योंकि ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंड्स पे जो मिथाइल ग्रुप है ना, इन दोनों के एनवायरनमेंट में कौन है? CH2। तो देखा जाए तो ये दोनों ही प्रोटॉन्स, ठीक है ना, CH3, 3 प्रोटॉन इसके और 3 प्रोटॉन इसके, दोनों ही केमिकली इक्विवेलेंट माने जाएंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल हमें 2 सिग्नल्स मिलेंगे। क्या मिलेगा? हमें मिलेंगे 2 सिग्नल्स, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए इसके ऊपर, आपका थर्ड एग्जाम्पल ये है क्लोरोप्रोपेन। क्या है? क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पर एक काम करते हैं, हम शुरू करते हैं इधर से, ठीक है। इसको ले लेते हैं ए। ये मिथाइल ग्रुप जो है, इसके जस्ट बगल में क्या है? जस्ट इसका जो नेबर है वो कौन है? CH2, ठीक है। तो एक तो हो गया ये सेट ऑफ प्रोटॉन्स, फिर दूसरा है CH2। इस CH2, ये वाला जो है, बीच वाला जो कार्बन है, ये मैं ले रही हूँ, ठीक है, इसको हमने बी ले लिया है। इसके एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH2 है, ठीक है। तो इसका एनवायरनमेंट दूसरा है, अलग है। तो यानी एक सेट तो ये हो गया, दूसरा सेट ये हो गया। किसका? केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का। जो तीसरा ग्रुप है, इसकी एक तरफ तो है क्लोरीन और दूसरी तरफ है CH2, ठीक है। तो ये वाला प्रोटॉन भी अलग हो गया। इस तरह से हम देखें तो थ्री सेट है ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के, है ना। इसीलिए हमें यहाँ पे 3 NMR सिग्नल मिलेंगे। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। इस तरह से हम देखें तो क्लोरोप्रोपेन में हमें 3 सिग्नल्स मिलेंगे। क्लियर? एक और एग्जाम्पल हम लेंगे। एग्जाम्पल क्या है? CH3 CH3 CHOH। बताइए क्या है ये? दिस इज प्रोपेनॉल, राइट। दिस इज प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के सेट हैं वो देखिए। मैं लेजर से बता रही हूँ। ये है पहला सेट 1 2 3 और ये 4। OH वाला भी जो H है वो भी प्रोटॉन ही है ना, तो 4 हैं टोटल। अब इन 4 में से कितने जो है वो इक्विवेलेंट हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला, इसके इमीडिएटली बगल में क्या है? CH, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया आपका ये, इसके एक तरफ CH3 है, एक साइड में CH3 है, एक तरफ OH ग्रुप है, ठीक है। तो दूसरा सेट ये हो जाएगा इक्विवेलेंट प्रोटॉन का, इसमें एक ही प्रोटॉन है, ठीक है। तीसरा सेट आपका ये है मिथाइल, ठीक। इसके बगल में क्या है? CH। ये तीसरा सेट होगा या ये पहले के सिमिलर है? ध्यान देखिए, ध्यान करिए। ये वाला A है, सेट ऑफ प्रोटॉन्स, इसको भी हम A बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे इस मिथाइल के बगल में सिर्फ CH था, इस मिथाइल के बगल में भी सिर्फ CH है ना। तो CH3 और CH3 ये दोनों के जो प्रोटॉन्स हैं ये इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि इनके जस्ट जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है उसमें CH है, ठीक है। तो इस तरह से अभी तक कितने हो गए? एक और एक, दो सेट हो गए प्रोटॉन के। अब आएगा ये तीसरा वाला, इसका नेबरिंग ग्रुप है CH, ठीक है। इसका नेबरिंग ग्रुप है CH। तो ये हो गया आपका तीसरा सेट, इसको मैं बोलूंगी C। इस तरह से आपको 3 सेट मिले इक्विवेलेंट प्रोटॉन के, इसलिए यहाँ पर 3 NMR सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है। फिर चलिए एक और देख लेते हैं।
ये है आपका 1,2 ब्रोमो डाई ब्रोमो इथेन, है ना। ये कंपाउंड क्या है? 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, एक ये CH2 है, इसके पास Br है और CH2 है, ठीक है। एक ये CH2 है, इसके बगल में भी Br है और CH2 है ना। तो देखा जाए तो ये दोनों ही जो हाइड्रोजन के सेट्स हैं ये इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट है इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ एक NMR सिग्नल मिलेगा। ये जो ब्रोमो डाई ब्रोमो इथेन है, ये जो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन है, इसको आप देखिए, ये जो CH2 ग्रुप है इसका एनवायरनमेंट देखिए, इस CH2 ग्रुप का एनवायरनमेंट देखिए, दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर आपको 2 NMR सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है। तीसरा जो लास्ट आपका जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल है ईथर का, ठीक है। डाई मिथाइल ईथर है ये, सॉरी डाई इथाइल ईथर है, ठीक है। अब आप यहां पर हम देखेंगे कितने सिग्नल मिलेंगे। यहाँ पर ये जो मीथेन है और ये जो मीथेन ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, CH3, सॉरी मीथेन नहीं, मिथाइल ग्रुप। तो ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप है, इन दोनों का एनवायरनमेंट देखिए आप सेम है। इस CH3 के बगल में CH2 है और इस CH3 के बगल में CH2 है ना। इमीडिएट पड़ोसी कौन है? CH2। तो ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट कहलाएंगे, तो इन्हें हम नंबर दे देंगे A, इसको भी हम नाम दे देंगे A। ये हो गया आपका A सेट ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला सेट CH2, इसके एक साइड O है और एक साइड CH3 है। अब इस वाले को देखिए, इसके भी एक साइड CH3 एक साइड O है, तो ये दोनों सेट भी बराबर हो गए, इनका नाम कर दो B। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 सेट हैं ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, तो इसीलिए हमें यहाँ पर 2 सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। आप अगर देखें तो 4 सेट है प्रोटॉन्स के, 4 सेट है, 4 सेट है, तो हम ऐसा बोलेंगे यार 4 सिग्नल मिलने चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का सिर्फ 2 सेट हैं और हम जानते हैं जितने भी सेट होते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के उतने ही सिग्नल हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर इस कंपाउंड में हमें 2 NMR सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। इतने सारे हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस करे हैं, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। लेट्स सी द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ हम जानते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, फिर हमने कहा था कि इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए, ये है आपका सैंपल होल्डर, ये सैंपल होल्डर टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर एक ट्यूब है, ये इसके अंदर सैंपल है, ठीक है। इस ट्यूब के आसपास एक कॉइल लगी हुई है, क्या लगी है? कॉइल। कॉइल क्यों लगाई है हमने? क्योंकि ये जो RF ट्रांसमीटर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर, इस कॉइल के थ्रू हम इसको जो है वो रेडियो वेव्स देंगे, ठीक है। फिर ये जो सैंपल है ये एक एक्सटर्नल मैग्नेट है, देखिए आप, ये एक मैग्नेट है बड़ा सा, इसके बीचों बीच इसको रखा गया है, ठीक है। तो ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम दे रहे हैं इस मैग्नेट से, ठीक। ये है आपका मैग्नेट कंट्रोलर, ये मैग्नेटिक फील्ड को की इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा, ठीक है, इंटेंसिटी कम या ज्यादा करेगा, ठीक है। तो सैंपल होल्डर में हमने सैंपल ले लिया, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? रेडियो वेव्स देंगे। रेडियो वेव्स देने के बाद प्रोटॉन फ्लिप करेगा, ठीक है। ये है डिटेक्टर, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा कितना एब्जॉर्प्शन हुआ, क्या हुआ पूरा प्रोसेस, ठीक है, डिटेक्ट करेगा। उसके बाद उसको एम्पलीफाई करेगा, इसके बाद इसको एम्पलीफाई किया जाएगा मेनी फोल्ड्स, ताकि इसको हम क्या कर सकें? रिकॉर्ड कर सकें। उसके बाद ये जाएगा रिकॉर्डिंग यूनिट में, जहां पर ये आपको NMR स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम यूवी विजिबल में क्या करते थे, हम रेडिएशंस की वेवलेंथ चेंज कर करके अलग अलग रीडिंग्स लेते थे, उसी तरह से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर करके अलग अलग रीडिंग्स ली जाएंगी और फाइनली ये स्पेक्ट्रम कंप्यूटर प्लॉट करेगा और आपको दे देगा। तो दिस विल बी योर, ये आपका आउटपुट है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे इस का इंस्ट्रूमेंटेशन काफी डिफरेंट है IR और UV विजिबल से। वहां पर हमारे पास एक रेडिएशन सोर्स है अलग से, है ना, और वहां पे बीम ऑफ लाइट है, यहाँ पर लाइट की बीम नहीं है, ठीक है, इसीलिए
चलिए इस इंस्ट्रूमेंटेशन को जो हमने अभी अभी फिगर में देखा है इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास सैंपल होल्डर है, ये ग्लास ट्यूब है जो 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 0.3 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है। फिर साथ में फिर आपके पास है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्यों है? क्योंकि ये एक होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है 60 to 100 मेगाहर्ट्ज की, ठीक है। फिर था आपका मैग्नेटिक कॉइल्स, है ना। मैग्नेटिक कॉइल्स कौन सी हैं? वो जो सैंपल होल्डर के अगल बगल में हमने उसको जो कॉइल किया हुआ था। ये कॉइल क्या करती है? ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती है जब इसके थ्रू करंट फ्लो करता है, ठीक है। फिर है स्वीप जनरेटर, इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना और सैंपल के थ्रू पास कराना, ये इसका काम है। फिर है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर, है ना। ये एक शॉर्ट पावरफुल पल्स देता है ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है। फिर है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर कॉइल जो ये बेसिकली क्या है? डिटेक्टर है। ये डिटेक्ट करेगा जो फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा न्यूक्लियाई, है ना। जब वो लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा ना, तब वो जो फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी, वो उसको रिसीव कर लेगा, ठीक है। आखिरी में है रीड आउट सिस्टम, एक कंप्यूटर जो अटैच्ड है ना। प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें कंप्यूटर है, एक पेन रिकॉर्डर है और ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर कितना अब्जॉर्प्शन हुआ है या ट्रांसमिटेंस हुआ है उसके अगेंस्ट एक प्लॉट बनाएगा, ग्राफ प्लॉट करेगा और स्पेक्ट्रम आपको दे देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रोटॉन के आसपास अपनी जो इनकी शेल्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी रोटेट कर रहा है, तो इससे भी एक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। ये जो फील्ड है, ये जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसको अपोज करती है, ठीक है। अगर ये अपोज करती है तो जो प्रोटॉन जो मैग्नेटिक फील्ड महसूस कर रहा है, वो जो फील कर रहा है, उसका इफेक्ट डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है। और इस कंडीशन में हम कहते हैं कि प्रोटॉन इज शील्डेड, प्रोटॉन की शील्डिंग हो रही है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड, अगर ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड जनरेट हुई है इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन से, अगर ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स करती है तो प्रोटॉन ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ फील करेगा। जब वो ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ या ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील करेगा तो कहेंगे प्रोटॉन डी शील्डेड है। क्या है? डी शील्डेड है, ठीक। इसी को बोलते हैं शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। तो अगर प्रोटॉन शील्ड हो रहा है तो जो सिग्नल है, जो एब्जॉर्प्शन सिग्नल है, वो अप फील्ड शिफ्ट होता है, और अगर प्रोटॉन डी शील्डेड है तो ये जो एब्जॉर्प्शन सिग्नल है ये डाउन फील्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये एक एनएमआर स्पेक्ट्रम है जो 0 to 10 ppm में लिखा जाता है, ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 10 ppm तक लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो सपोज कि यहाँ पर एक सिग्नल हमें मिला है, ठीक है, ये एक सिग्नल है। अब ये जो जिस प्रोटॉन का ये सिग्नल है, अगर वो प्रोटॉन शील्ड हो रहा है, ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्प्शन है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, जीरो वाले एंड की तरफ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे अप फील्ड जाना, ठीक है। और यही प्रोटॉन अगर डी शील्ड हो रहा है तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या ये जो एब्जॉर्प्शन सिग्नल है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे डाउन फील्ड, यानी जो स्केल का 10 है ना, 10 की तरफ लेफ्ट में जाएगा ये, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से अगर एक सिग्नल जीरो वाले एंड की तरफ मूव होता है तो हम कहेंगे अप फील्ड हो रहा है, यानी शील्डिंग के कारण हो रहा है। और अगर ये डाउन फील्ड जा रहा है यानी 10 की तरफ जा रहा है तो ये हम कहेंगे कि डाउन फील्ड हुआ है और ये डी शील्डिंग के कारण ही होता है, ठीक है। तो यही जो शिफ्टिंग हुई है, ये जो शिफ्टिंग हुई इस सिग्नल की यहां से यहां तक, है ना, इसको कहेंगे केमिकल शिफ्ट। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर? तो ये जो शिफ्टिंग है इसको स्टडी किया जाता है एक रेफरेंस कंपाउंड के रेफरेंस में, ठीक है। शिफ्ट कैसे होगा इसे कंपेयर करेंगे हम, एक रेफरेंस कंपाउंड होता है टेट्रामिथाइल सीलेन, TMS, ठीक है। तो टेट्रामिथाइल सीलेन के रिस्पेक्ट में इसको देखते हैं। टेट्रामिथाइल सीलेन में
4 मिथाइल ग्रुप्स हैं जो सिलिकॉन से अटैच्ड हैं। 4 मिथाइल ग्रुप यानी 3 4 12 प्रोटॉन्स हैं यहाँ पर, ठीक है। पूरे के पूरे 12 प्रोटॉन्स मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हैं, तो एक सिंगल सिग्नल मिलता है यहाँ पे। और जो सिलिकॉन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी लो है, तो इस वजह से ये जो कंपाउंड है ये शील्डिंग जो है वो मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ शील्डिंग दिखाता है एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स। तो इसीलिए इस कंपाउंड को यहाँ पर ले लेते हैं। ये जो है ये टीएमएस का सिग्नल है। किसका है? टीएमएस का सिग्नल है यहाँ पे सपोज, ठीक है। पीपीएम वाला जो स्केल है उसमें ये 0 पे रहता है, ठीक है। और एक और स्केल रहता है इसमें डेल्टा स्केल, वो इसके ऑपोजिट रहता है, ठीक है। एक और स्केल होता है डेल्टा स्केल, मैं बना देती हूँ। डेल्टा स्केल ऐसा रहता है और ये यहाँ पे 0, उसका यहाँ पे 10 होता है, ठीक है। तो कोई भी 2 स्केल्स में आप एनएमआर स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। या तो पीपीएम वाला स्केल है जो यहाँ जो राइट में 0 से लेफ्ट में 10 जाएगा, और जो डेल्टा वाला स्केल है वो यहाँ 0 से 10 इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये जो टीएमएस का सिग्नल है ये पीपीएम स्केल में 0 पे होता है और डेल्टा स्केल में ये 10 के ऊपर होता है, ठीक है। इसी से कंपेयर करते हैं हम कि कितनी केमिकल शिफ्ट जो है वो कितना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है कि इस केमिकल शिफ्ट को देखने के लिए, को समझने के लिए टेट्रामिथाइलसीलेन को ही एज अ रेफरेंस कंपाउंड क्यों लेते हैं, किसी और कंपाउंड को क्यों नहीं लेते हैं। इसका पहला रीजन मैंने आपको बताया है। पहली बात तो ये है कि इसमें 4 सेट है इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के, एक सिग्नल, एक प्रॉपर सिंगल सिग्नल मिलता है। सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। एक और रीजन है कि ये जो कंपाउंड है ये ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ मिसेबल है, ठीक है। और ये हाईली वोलेटाइल है और सिस्टम से आसानी से रिमूव हो जाता है, यानी अपना काम करके ये खुद ब खुद रिमूव हो जाता है क्योंकि ये हाईली वोलेटाइल है। और दूसरी बात यह है कि ये सैंपल के साथ किसी भी तरह के इंटरमोलिक्यूलर एसोसिएशन में पार्ट नहीं लेता है, ठीक है। तो ये 4-5 रीजंस हैं क्यों टेट्रामिथाइलसीलेन को एज अ रेफरेंस चूज किया जाता है फॉर स्टडीइंग केमिकल शिफ्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट कर करके देखिए 2-3 बार, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन। लेट्स सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट वैल्यूज इन प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैंने बताया ही था इसे प्रोटॉन एनएमआर या प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पूरी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये एक प्रोटॉन के अराउंड ही सराउंड करती है। तो यहाँ जो हीरो है वो प्रोटॉन है, ठीक है, मेन हीरो। इस फिल्म का जो हीरो है, मेन हीरो, वो है प्रोटॉन। तो यहाँ पे एक फैक्टर है नेचर ऑफ ग्रुप। जो ग्रुप यहाँ पे अटैच रहेंगे प्रोटॉन के पास, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है लाइक हैलोजेंस, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, अगर ये लिंक्ड है प्रोटॉन के साथ तो ये प्रोटॉन को डी शील्ड कर देते हैं। जब ये डी शील्ड करते हैं तो क्या होगा बताइए? यस यू नो कि अगर ये डी शील्ड करेंगे तो एब्जॉर्प्शन सिग्नल डाउन फील्ड शिफ्ट हो जाएगा। यू ऑल नो दैट, ठीक है। इसी तरह से हमें याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, अगर ये जो है ये इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अराउंड द प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे प्रोटॉन के आसपास, और इस वजह से एब्जॉर्प्शन जो है वो अप फील्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करता है। जैसे कि अगर sp2 कार्बन है तो वो ज्यादा डाउनफील्ड करेगा देन sp3 कार्बन एटम। इसके बाद हम लेते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। जैसा कि हमें समझ में आ ही रहा है कि जो हमें सिंगल सिग्नल मिलता है वो सिंगल ना मिलके अक्सर वो स्प्लिट हो जाता है। मतलब एक सिंगल स्प्लिट जो सिग्नल है वो 1 से 2 में या 2 से 4 में, सॉरी 5 में, 7 में, 9 में, इस तरह से ये स्प्लिट हो सकता है बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन।
बगल वाले प्रोटॉन के इफेक्ट की वजह से कई बार सिग्नल स्प्लिट हो जाते हैं और इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। नेबरिंग प्रोटॉन का डिफरेंट केमिकल शिफ्ट होता है ना, डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, तो ये अपने बगल वाले जो सिग्नल है उसको इफेक्ट करता है हमेशा। हम देख ही रहे CH2, CH3, CH2, CH3 इस तरह से ग्रुप्स आसपास अटैच रहते हैं। तो जो बगल वाले प्रोटॉन्स हैं ये दूसरे प्रोटॉन्स को इफेक्ट करते हैं और इसकी वजह से सिग्नल्स स्प्लिट हो जाते हैं। अगर प्रोटॉन्स सेम केमिकल एनवायरनमेंट में हैं तो ऐसे प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट कहलाते हैं, ये हम जानते हैं, और ये सेम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और ये बिहेव करते हैं एज वन प्रोटॉन, ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर प्रोटॉन डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में है तो ऐसे प्रोटॉन्स नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं और ये डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। यही रीजन है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स का। अब ये जो सिग्नल की स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल बेसिकली टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ स्पिन स्पिन कपलिंग, ठीक है। स्पिन स्पिन कपलिंग एक फिनोमेना है जिसकी वजह से ही सिग्नल्स स्प्लिट होते हैं। अब ये कपलिंग क्या है, कपलिंग क्या है इसको पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं एज द मैग्नेटिक इंटरैक्शन बिटवीन द स्पिन्स ऑफ नेबरिंग नॉन इक्विवेलेंट NMR एक्टिव प्रोटॉन which causes splitting of NMR signals in the spectrum, ठीक है। स्पेक्ट्रम में NMR सिग्नल की स्प्लिटिंग कॉज करता है क्या, जो नेबरिंग प्रोटॉन्स होते हैं, सपोज एक CH2 ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है, तो CH2 ग्रुप जो है, CH2 के जो प्रोटॉन्स हैं वो एक सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं और CH3 जो है वो दूसरा सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो जो भी एक प्रोटॉन है इसकी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले प्रोटॉन के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन करेगी और इसकी वजह से कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। कैसे आते हैं चेंजेस वो हम देख लेते हैं। देखिए होता क्या है, मैंने ये वाले CH2, ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं इनका नाम दे दिया है A, ठीक है। ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं CH3 इनको नाम दे दिया है B, ठीक है। नॉर्मली अगर हम देखें, नॉर्मली अगर हम प्रेडिक्ट करें कि कितने सिग्नल्स हमें मिलने चाहिए तो कितने मिलेंगे बताइए, क्योंकि हमारे पास दो प्रोटॉन्स हैं, सेट ऑफ प्रोटॉन्स है, तो हमारे पास दो सिग्नल मिलना चाहिए हमें, ठीक है, राइट। एक मिलेगा हमें CH2 के लिए, दूसरा सिग्नल मिलेगा CH3 के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम एक्चुअल स्पेक्ट्रम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास दो सिग्नल नहीं है, बल्कि हर एक सिग्नल जो है वो कुछ पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है, ठीक है। क्यों और कैसे हुआ है वो हम देख लेते हैं। देखिए आप, ये है CH2, इसके पास दो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो CH2 के जो प्रोटॉन्स हैं इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो जो CH3 है इसके इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड से कुछ तरह से वो बिहेव करेगी, उसको इन्फ्लुएंस करेगी और बेसिकली इनकी जो स्पिन्स हैं ये कपल हो जाएंगी। कैसे, देखिए हमने यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा N+1 रूल। कोई भी सिग्नल कितने नंबर में स्प्लिट होगा ये हमें पता चलता है N+1 रूल से, ठीक है। अब यहाँ पर N क्या है, ये जो CH2 है, मतलब जो A वाले जो प्रोटॉन्स हैं, ये A वाला जो प्रोटॉन का सिग्नल जो है वो कितने में स्प्लिट होगा ये डिपेंड करेगा इसके नेबरिंग नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन B के ऊपर। बात समझ में आ रही है। ये जो B प्रोटॉन्स हैं, इन प्रोटॉन्स का कितना नंबर है 3, तो ये N जो है वो 3 लिखा जाएगा, 3+1। तो यहाँ हमें मिलेगा ओवरऑल क्या मिलेगा, 4 मिलेगा यहाँ पे हमें, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो CH2 वाली जो पीक है ये 4 में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। 4 में कैसे स्प्लिट होगी, सपोज कि ये एक पीक है, ठीक है, तो ये पीक ऐसे ना रहकर कुछ इस तरह जाएगी। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की, कुछ इस तरह जाएगी, ठीक है। ऊपर की दो पीक्स जो है ये बराबर इनकी इंटेंसिटी रहेगी और नीचे की जो दो पीक्स है इन दोनों की इंटेंसिटी भी बराबर रहेगी, ठीक है। तो इनकी इंटेंसिटी का जो रेशो रहेगा वो 1:3:3:1 रहेगा, ठीक है। ये हमें पता चलता है पास्कल ट्रायंगल से, ठीक है। इंटेंसिटी का क्या रेशो रहेगा ये पता चलेगा हमें पास्कल ट्रायंगल से, जो हम आगे पढ़ेंगे, और इसी पास्कल ट्रायंगल से जो इंटेंसिटी रेशो मिलेगा उसी से हमें इस पीक की हाइट पता चलेगी कि कितनी रहेगी, ठीक है। तो हमने अभी क्या पता कर लिया, ये जो A वाले प्रोटॉन्स हैं इनका सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा, 4 में, ठीक है। हम देखते हैं कि ये जो B वाले प्रोटॉन हैं ये कितने में स्प्लिट होंगे।
अगेन हम रूल लगाएंगे n+1 वाला, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 2, तो यहाँ ये हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 3। तो यहाँ पर जो सिग्नल स्प्लिट होगा ये 3 में होगा, ठीक है। मतलब अगर जो सिग्नल ऐसे आना चाहिए था वो आप इस तरह, कुछ इस तरह से आएगा। मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, कुछ इस तरह से आएगा। इसको बोलते हैं 1:2:1 रेशो में, ठीक है, क्योंकि नीचे के दोनों पीक सेम इंटेंसिटी की होंगी, बीच वाली काफी हाई इंटेंसिटी जाएगी, तो 1:2:1, ठीक है। तो जब पीक 3 में ब्रेक हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, तो हम कहते हैं हमें ट्रिपलेट मिलता है। क्या मिलता है, ट्रिपलेट। जब ये 4 में स्प्लिट हो जाएगा ऊपर, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेट। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेट। तो ध्यान रखिए, पीक अगर 2 में स्प्लिट होती है तो डुप्लेट, 3 में होती है ट्रिपलेट, 4 में होती है क्वाड्रेट, 5 में होती है क्विंटेट, 6 में होती है सेक्सटेट, 7 में होती है सेप्टेट, ठीक है। इस तरह से ये स्प्लिट होता है। तो आप समझ गए कि ये स्प्लिटिंग क्यों होती है। यहाँ हमें ये भी समझना है कि ये जो ए प्रोटॉन है, इस इन दोनों प्रोटॉन की जो स्पिन्स हैं वो बी प्रोटॉन के कारण किस तरह से अपने आप को अलाइन करेंगी, वो हमें देखना पड़ेगा, है ना। ये जो CH3 का जो 3+1 4 आया है, इसका मतलब ये है कि 4 तरीके से स्पिन्स जो है वो अपने आप को अलाइन कर सकती हैं, ठीक है। कैसे, ये 3 प्रोटॉन है, ये 3 प्रोटॉन की जो स्पिन है, या तो ये तीनों ही जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, या तो इन तीनों के तीनों ही प्रोटॉन उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये तीनों के तीनों अपोज करें, ये 2 कंडीशन बन गई। ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ में अलाइन करे, 2 अपोज करें, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 अलाइन करें और एक अपोज करें। अगर आप इसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, इस तरह से ये 4 में 4 तरह की पॉसिबिलिटी है, वही इसीलिए ये 4 में स्प्लिट हुई है, इसीलिए इसे हम क्वार्टेट कहते हैं। आ रही बात समझ में, गुड। जब हम स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कपलिंग कांस्टेंट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय J। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल जब होती है तो ये जो सिग्नल्स होते हैं जो स्प्लिट हो रहे हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, स्प्लिटर पीक के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो हमेशा एक कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। और इसी कांस्टेंट को कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं, और इसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ठीक है। कोई एक मल्टी, देखो भाई, जब एक सिग्नल कई सारी पीक्स में, कई सारे सिग्नल में स्प्लिट हो जाता है तो इसको मल्टीप्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीप्लेट। तो एक मल्टीप्लेट में जो एडजेसेंट पीक्स हैं, 2 एडजेसेंट पीक्स, उसके सेंटर के बीच का जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट होता है, और उसी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ कपलिंग कांस्टेंट। बात समझ आ रही है। मैंने आपको बताया कि एक सिंगल सिग्नल स्प्लिट हो सकता है ना, कई में स्प्लिट हो सकता है, 2 में, 3 में, 5, 7, 9, 11 में स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। ये कितने में भी स्प्लिट हो, लेकिन 2 एडजेसेंट पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं, और इसी को कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं, और इसे J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसका डिटेल देखते हैं। चलिए देखते हैं सिग्नल्स कैसे स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये है सिंगलेट, एक सिंगल है ना, एक सिग्नल है ये, तो इसको सिंगलेट कहते हैं क्योंकि स्प्लिट नहीं हुआ है। यहाँ देखिए सेम एक ही सिग्नल 2 में स्प्लिट हुआ है, इसे कहेंगे डबलेट। नीचे आज आप देखिए ये एक ही सिग्नल है, लेकिन ये 2 में स्प्लिट हो गया है, तो इसे बोलेंगे डबलेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 3 में स्प्लिट हुआ है तो ये कहलाएगा ट्रिपलेट। यहाँ पर देखिए 4 में हुआ है तो कहलाएगा क्वार्टेट। 5 में स्प्लिट हुआ है अगर एक ही सिग्नल तो कहलाएगा क्विंटेट। जब एक ही सिग्नल 5 में स्प्लिट हुआ है, 6 डिफरेंट सिग्नल्स में स्प्लिट हो गया है, तो सेक्सटेट कहलाएगा। और जब 7 में हुआ है 7 में, तो सेप्टेट कहलाएगा, ठीक है। इसी को एक बार हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। देखिए सिंगलेट के नीचे लिखा है 1, यहाँ सिंगलेट के नीचे लिखा है 2,
यहाँ लिखा है 1:1, ठीक है, आप देख रहे हैं ध्यान से। फिर देखिए यहाँ लिखा है 1:2:1, यहाँ लिखा है 1:3:3:1। क्या है ये सब जो ये स्प्लिट हुए हैं सिग्नल्स ना, इनकी इंटेंसिटी शो करता है, ठीक है, इंटेंसिटी शो करता है। इसलिए 1:3:3:1 का मतलब है कि जो 1 और 1 है इनकी हाइट बिल्कुल सेम रहेगी, इंटेंसिटी सेम रहेगी, और 3 की इंटेंसिटी सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ 1:2:1 है, 1:2:1 है, तो यहाँ पर देखिए आसपास जो दो सिग्नल हैं ये सेम इंटेंसिटी के हैं और बीच वाला जो है वो हाई जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से 1:4:6:4:1 ये वाला है, फिर ये वाला है और ये वाला है। अब इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ये आप कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है नोन एज पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल से आप अपने आप निकाल सकते हैं कि पीक की इंटेंसिटी कैसी रहेगी और आपको कैसे बनाना है, ठीक है। जब आप स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे ना अपने पेन से कॉपी में, तो आपको कुछ भी नहीं बनाना है। अगर ये सेक्सटेट इस तरह से तो आपको ऐसे ही बनाना है, अगर सेप्टेट ऐसा है तो आपका ऐसा ही बनेगा, ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस, कोई चेंज कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो पीक्स स्प्लिट हुई हैं ये स्प्लिट होती है एज पर द रूल n+1। n+1 करके एक रूल आता है, रूल है, उसके बेसिस पर ये स्प्लिट होती हैं, ठीक है। n+1 में देखिए अगर n1 है तो 1+1 2 डबलेट मिलेगी हमें, अगर n2 है तो 2+1 हमें ट्रिपलेट मिलेगी, अगर n क्या है ये तो यही वाला है, अगर n3 है तो 3+1 में हमें मिलेगा क्वार्टेट, ठीक है। तो डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट कैसे मिलता है ये आपने देखा। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ये n+1 रूल के हिसाब से ही पीक जो है वो स्प्लिट होगी प्रोटॉन्स की, ठीक। यहाँ देखिए ये कहलाता है पास्कल्स ट्रायंगल। ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं दिस इज पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। अब ये पास्कल्स ट्रायंगल हम कैसे बनाते हैं, देखिए ये 1 जो है ना, ये 1 स्टैंड्स फॉर अ सिंगलेट, सिंगलेट यानी s, ठीक है। 1 के नीचे हम फिर से लिखते हैं 1 1, ये कहलाती है डबलेट। क्यों लिखते हैं 1 1, क्योंकि डबलेट की जो दो पीक्स है ना उनकी इंटेंसिटी बिल्कुल सेम होती है, तो उनकी हाइट भी सेम रहेगी, ठीक है। तो इसको हम 1 1 लिखेंगे। अगला हम लिखेंगे 1 के नीचे हमेशा 1 आएगा, इसके बाद हम इस 1 को प्लस कर देंगे तो 2 आएगा और 1 का 1, ठीक है। तो 1:2:3 ये हो गया क्या, ट्रिपलेट टी। 1:2:1 देखी थी आपने पीक की स्ट्रेंथ, बस वही है ये। इसके बाद देखिए 1 के नीचे 1 आएगा, फिर 1+2 का 3 आएगा, 2+1 का फिर से 3 आएगा और फिर से 1 आएगा, ठीक है। तो अब ये कैसा हो गया, अब ये हो गया 1:3:3:1। ये क्या हो गया, ये हो गया क्वार्टेट, 4 वाला। जब स्प्लिट हुई थी सिग्नल 4 में, क्वार्टेट में, तो ये 1:3:3:1 इसकी इंटेंसिटी का रेशो रहेगा, ठीक है। फिर देखिए अगला हम कैसे लिखेंगे, 1 के नीचे 1, फिर 1+3 4, 3+3 6, 3+1 अगेन 4 और 1 का 1, ठीक है। तो 1:4:3:4:1 इसे काउंट करिए, ये 5 है, तो ये क्या हो गया, ये फिर से क्यों आएगा, ये है क्विंटेट। क्या है, क्विंटेट, हमने अभी पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था सेक्सटेट 6, ये है आपका अगला सेक्सटेट, ठीक है। कैसे आएगा, वही 1 का 1 आएगा, 1+4 का 5, 4+6 का 10, फिर 6+4 10, फिर 4+1 5 और ये 1। आ रही बात समझ में। तो ये 1:5:10:10:5:1, 6 हो गए टोटल, तो ये हो गया सेक्सटेट का 6। अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे s। अगला देखिए ये है आपका हेप्टेट। अगला क्या है आपका, अगला है हेप्टेट, ठीक है। ओके 7 है यहाँ पर, तो फिर 1 का 1 आएगा नीचे, 1+5 6, 5+10 15, 10+10 का यहाँ 20 आएगा, 10+5 का अगेन 15 आएगा, 5+1 का 6 आएगा और 1 का 1, ठीक है। और इसी तरह से एक और यहाँ पे लिखा जाएगा,
इस तरह से ये जो एक ट्रायंगल बना है दिस इज नोन एज पास्कल्स ट्रायंगल। इस पास्कल्स ट्रायंगल से आप इंटेंसिटी का रेशो निकाल सकते हैं और उसी हिसाब से आपको पीक बनानी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? थोड़ा भी कंफ्यूजन है, थोड़ा भी दिक्कत है तो इसको रिपीट करके देखिए। लेट्स सी द एप्लीकेशंस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके भी जैसा कि मैंने बताया ही है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी यूजेस हैं अलग अलग फील्ड में, स्पेशली कोई भी नए कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन में। कोई भी नया कंपाउंड अगर हम डिस्कवर करते हैं या कोई नया कंपाउंड हम सिंथेसाइज करते हैं, दोनों ही के कैरेक्टराइजेशन में स्पेक्ट्रोस्कोपी की सभी टेक्निक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो पहला इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हर फंक्शनल ग्रुप की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक सिग्नल होता है एनएमआर स्पेक्ट्रम में। तो अगर हम कंपाउंड का केमिकल शिफ्ट स्टडी करते हैं, है ना, या उसका सिग्नल की पोजीशन को स्टडी करते हैं और उसको किसी रेफरेंस कंपाउंड से कंपेयर करते हैं, तो हमें उस कंपाउंड में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन ऑफ अननोन कंपाउंड। अननोन कंपाउंड का पूरा स्ट्रक्चर हम एल्यूसिडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एनएमआर, यूवी एंड आईआर विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। केमिकल शिफ्ट वैल्यूज को ऑब्जर्व करके, सिग्नल की स्प्लिटिंग को ऑब्जर्व करके अलग अलग एनवायरनमेंट में ये पॉसिबल है कि हम एक हाइड्रोजन को सूटेबल प्लेस दे सके फॉर्मूला में और प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कर सके। ठीक है, फिर है कंपैरिजन ऑफ टू कंपाउंड्स एंड डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। हम दो अननोन कंपाउंड्स की पीक को कंपेयर करके किसी नोन कंपाउंड के साथ इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। एक और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक एप्लीकेशन है और वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस ट्रांस आइसोमर एंड कॉन्फॉर्मर्स। तो प्रोटॉन की अलग अलग जो वैल्यूज होती है, उसके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू से पता चलता है कि कौन सा जो कंपाउंड है वो अपना सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कन्फॉर्मर कौन सा है इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लिटरेचर रहता है, ऑलरेडी नोन कंपाउंड्स का स्पेक्ट्रा रहता है, उससे कंपेयर करके स्टडी करते हैं और स्पेक्ट्रा को पूरी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इस तरह से एक स्पेक्ट्रा को देखकर कंपाउंड में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप, उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसका कौन सा वो आइसोमर है, ये उसका मॉलिक्यूलर वेट, ये सभी कुछ डिटरमिन किया जा सकता है। सो यू कैन सी कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ही नहीं, सभी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स दे आर सो हेल्पफुल and so useful for determining a new compound, for determining structure of a compound। और इसलिए हम कहते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसका बहुत ही बड़ा हाथ है। ठीक है, क्लियर? So that's all in today's class. So today we discussed nuclear magnetic resonance spectroscopy in detail, its principle, instrumentation and application. I hope कि each and every single topic is clear to every student. Still, if you have any doubt, do post your doubts in the comment box and I will get back to you. Students, अगर आपको वीडियो लेसन्स और इसके एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, then do like and subscribe my channel and also share it with your friends. So see you all in the next class. Until then, take care. Goodbye.